हैदर आवाज आ रही है मेरी? हैदर, अरीबा? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने स्टार्ट कर लिया था बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना? तो सबसे पहले मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बताई थी। हाँ भाई, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? Business environment refers to the sum total of all individual institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. तो business environment के अंदर वो सारी की सारी चीजें आती हैं। Important word क्या था? Sum total. Sum total का मतलब totality of all external forces. सारी चीजें आती हैं which affects the business whether directly or indirectly. So it is the sum total of all individuals, institutions and other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. ठीक है? बिजनेस एंटरप्राइज की कंट्रोल से तो बाहर है, बट बिजनेस की फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है? क्या मैंने इसको आपको पर्सनल एनवायरनमेंट करके भी दिखाया था? मैंने बोला था अभी तो मैंने एनवायरनमेंट में बिजनेस लगा रखा है, तो अगर मैं पर्सनल लगा दूं तो पर्सनल का मतलब मेरे को कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं? मेरी फैमिली, मेरा फ्रेंड, मैं कहाँ पे उठता बैठता हूँ, मेरा वर्क है ना, ये सारी की सारी ये मेरे एनवायरनमेंट में आएगा। ऐसी बिजनेस का भी एनवायरनमेंट है। बिजनेस को जो जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं, whether directly or indirectly, comes under the business environment because business environment is the sum total. sum total का मतलब सारी की सारी चीजें आती हैं। तो it is the sum total of all individual institution and other forces that are outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. ठीक है? उसके बाद कुछ फीचर्स कराए थे, अच्छे से याद भी कराए थे। हाँ भाई बताओ, पहला फीचर क्या था? टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस। तो टोटलिटी का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है? एग्रीगेटिव। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। एग्रीगेटिव का मतलब कि इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। ठीक है? मैंने मेंशन नहीं भी करी ना अगर, तो मैंने एग्रीगेटिव बोल दिया, तो उसका मतलब वो सारी चीजें आ गई जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेटिव इन नेचर बिकॉज इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन दैट आर outside the control of business enterprise but may influence its functioning and performance. ठीक है? फिर मैंने इन्हीं फोर्सेस के बारे में बताया जो अफेक्ट करती हैं। तो हमारा सेकंड था दैट इज जनरल फोर्सेस एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। मैंने एक छोटी सी बात अपडेट भी करा दी थी, जनरल को मैक्रो बोलते हैं, स्पेसिफिक को माइक्रो बोलते हैं। जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो सारे बिजनेस को इक्वली अफेक्ट करते हैं, है ना? कोई भी चेंज ऐसा आ गया जो कंट्री के अंदर सारे बिजनेसेस को अफेक्ट कर रहा है, दैट इज वो जनरल फोर्स है। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, अब कोविड क्या कर रहा है? सारे बिजनेस को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, तो वो जनरल फोर्स है। ठीक है? मैं बोल रहा हूँ मेरे सप्लायर ने मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करा, इसकी वजह से सारे कंट्री के बिजनेस थोड़ी इफेक्ट होंगे, मेरा बिजनेस इफेक्ट होगा, दैट इज स्पेसिफिक फोर्सेस। ठीक है? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था जो पेस्टल मॉडल होता है, पेस्टल, PESTLE, पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिक, एस का मतलब सोशल, टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल। ये जो पेस्टल होता है, पेस्टल का मतलब ही मैक्रो और जनरल फोर्सेस है। ठीक है? जो मैंने अभी नाम लिए हैं ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक है? और स्पेसिफिक के अंदर, बेटा स्पेसिफिक के अंदर वही माइक्रो एनवायरमेंट आ जाता है। दैट इज कौन कौन से इन्वेस्टर्स, मेरे कस्टमर्स, मेरे कंपेटिटर्स, मेरे सप्लायर्स, मेरे शेयर होल्डर्स, यानी वो मेरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं बस। ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है। ठीक है? जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इकोनॉमिक, कुछ भी हो, ठीक है, सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। एक में चेंज आएगा तो दूसरे में उसका इन्फ्लुएंस आएगा ही आएगा। ठीक है? फिर मैंने ऊपर से बताया था कि डायनेमिक है, चेंज आना ही आना है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट पूरे टाइम बहुत क्विकली क्विकली चेंज होता रहता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक। इंटर रिलेटेड, अरीबा, इंटर रिलेटेड प्लस डायनेमिक इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड। तो कॉम्प्लेक्स है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब बेटा एक तो इंटर रिलेटेड है, यानी एक का इफेक्ट दूसरे पे आएगा, है ना? ऊपर से मैं बोल रहा हूँ चेंज होना ही होना है। तो यानी कितना डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है ना? बिजनेस एनवायरनमेंट कोई हार्ड एंड फास्ट थ्योरी नहीं है कि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कैसे स्टडी करें। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी 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 डायनामिक, उसमें अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ऊपर से इंटर रिलेटेड भी, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। फिर मैंने बताया था बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब इट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, चेंज होता रहता है। एक एग्जांपल दिया था, फॉर एग्जांपल साड़ी की डिमांड इंडिया में चाइना में नहीं है। क्यों? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव। ठीक है? चेंज होता रहता है फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। जैसे मैंने मैकडोनल्ड का एग्जांपल दिया था, मैक आलू टिक्की सिर्फ इंडिया में मिलता है और पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मेन्यू कस्टमाइज करा है यहाँ के टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैकडी वालों ने। तो दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव इन नेचर। उसके बाद बात करें, अनसर्टेन है, चेंज होना है, दैट इज डायनेमिक, बट वो चेंज क्या होगा
हमें नहीं पता, दैट इज अनसर्टेनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटीज इन द फ्यूचर. ठीक है, रिवाइज हो गया. उसके बाद बेटा इंपॉर्टेंस पे आ गए थे, ध्यान है. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो क्या क्या फायदे हैं. पहला फायदा फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगी. फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं जो दूसरों को नहीं पता चलेंगी, आप उसको पहली ग्रैब कर लोगे तो यू विल गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. और पहले मूव करने का हमेशा ही फायदा रहता है, एक हेड स्टार्ट रहता है हमेशा हमें. ठीक है, तो हम अपॉर्चुनिटीज को लूज नहीं करेंगे टू द कंपेटिटर्स, हम उनको पहले ग्रैब कर लेंगे. ठीक है, एंड वी विल टेक द एडवांटेज, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हो तो जरूरी थोड़ा ना अपॉर्चुनिटी हमेशा है ना. हो सकता है कुछ थ्रेट आने वाली हो जिसकी वजह से मेरा बिजनेस अफेक्ट होगा, तो मेरे को पहले ही पता चल जाएगा ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं टाइमली एक्शन ले पाऊंगा. एक और फायदा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल. आओ जरा रीड कर दूं, लास्ट क्लास में रीड नहीं करा था इसको. अवेयरनेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट सर्व्स एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल, दैट इज इट मेक्स अ फर्म aware of the threats or problems that may arise so a firm can take timely action. ठीक है, तो हमें थ्रेट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है ताकि हमें हम क्या ले सकें, टाइमली एक्शन ले सके और उनको डील कर सके. ठीक है, दो एडवांटेज हो गई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. फर्स्ट पेज कंप्लीट. अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. हाँ भाई, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे देन योर फर्म, देन योर कंपनी विल बिकम कस्टमर फोकस्ड. आपकी कंपनी कस्टमर फोकस्ड बनेगी, जो आजकल नीड ऑफ द आवर है. कैसे बेटा, आजकल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लगता है. मार्केटिंग बोलता है कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग दी, बाय एनालाइजिंग दी नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट, तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा. अगर आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. और आपको कस्टमर की नीड्स का तभी पता चलेगा जब आप मार्केट को, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे. ये बात ध्यान रखना. तो अवर कंपनी, अवर फर्म विल बिकम कस्टमर फोकस्ड. हम कस्टमर की नीड्स पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं. और आपको पता है कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये कौन बोलता है, मार्केटिंग बोलता है. ठीक है, तो आज अगर अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करना है तो आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स इन द मार्केट. कस्टमर मांग रहे हैं कुछ, मैं बना के दे रहा हूं उन्हें कुछ, डिमांड थोड़ी होगा, है ना. जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोडक्ट बनाओ. तो वो कब पता चलती है हमें उनकी नीड्स और एक्सपेक्टेशन, व्हेन वी एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, तो एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग मेक द मैनेजमेंट सेंसिटिव टू द चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर्स. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हमारी कंपनी, हमारा फर्म क्या बनता है, कस्टमर फोकस्ड बनती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आई. मैंने आपको मार्केटिंग में ध्यान है ओला का एग्जांपल दिया था, ओला, है ना. तो ओला ने पहले लॉन्ग डिस्टेंस कैब स्टार्ट करी थी, चला नहीं, है ना. फिर टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस देना स्टार्ट करे थे, वो भी चला नहीं. उसके वो गलती क्या कर रहे थे, क्योंकि कस्टमर्स के पास, जो उनके कस्टमर्स हैं उनके पास लोकल ही ट्रैवल करने के लिए कोई कन्वीनियंट ऑप्शन नहीं था. उनको ये बात कब पता चली, जब उन्होंने मार्केट में कस्टमर की नीड्स को एनालाइज करा, तब उन्होंने प्रोडक्ट बनाया अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर. तो बिजनेस सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ. तो ये कब होगा, जब आप एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे, देन आवर बिजनेस विल बिकम कस्टमर फोकस्ड, विच इज रियली इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्लियर है. Yes, sir. वेरी गुड. अब सेकेंड, जो फोर्थ है हमारा पॉइंट, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन. कोई भी कंपनी प्लानिंग करती है या स्ट्रेटजी बनाती है विदाउट बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके नहीं बनाती. आज की बात कर रहा हूं, ठीक है ना. इन टुडेज वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद पॉलिसी एंड प्लानिंग होती है, वहां से जितनी भी इंफॉर्मेशन डिराइव करी जाती है कि क्या क्या फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशन चेंज हो रही है. तो यानी बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस या स्टडी हेल्प करता है हमें किस चीज के अंदर, हमारी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में और प्लानिंग के अंदर. तो बेटा बिजनेस स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है, इन्वायरमेंट स्टडी प्रोवाइड्स रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से तो मिलेगी, है ना, अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट. सच इन्फॉर्मेशन सर्व्स एज द बेसिस फॉर प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग फॉर द कंपनी. ठीक है, तो ये एक चीज में हेल्प करता है, दैट इज प्लानिंग के अंदर. ठीक है, कोपिंग विद चेंज, वेरी इंपॉर्टेंट. हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, और आप उस चेंज को अडेप्ट तभी कर पाएंगे जब आप उसको एनालाइज कर रहे हो. अगर आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो ना, क्या आपने ध्यान भी नहीं दिया चेंज आ रहा और सडनली चेंज आ गया, तो आप उसको इजीली अडेप्ट नहीं कर पाओगे. अब मैं कह रहा हूँ सपोजिटली वो लोग जो बहुत टाइम से ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं,
क्योंकि उनको पता है फ्यूचर यही है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये फेस टू फेस टीचिंग तो एक टाइम पर जाके खत्म हो जानी है। तो वो लोग जो पहले से ही इस ऑनलाइन क्लासेस के अंदर होंगे, अब एकदम से कोविड आया, सबको पता थोड़ी था कोविड आएगा, बट वो लोग जो ऑलरेडी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, दैट इज एडटेक इंडस्ट्री, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, है ना। जो पहले से इसको थोड़ा थोड़ा लेवरेज करते आ रहे हैं, उनको कितना इजी रहा होगा जब कोविड आया होगा, है ना। तो चेंज आया, उन्होंने इजीली इसको अडेप्ट कर लिया, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट को कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो जो चेंज आएगा आप उसको इजीली अडेप्ट कर पाएंगे, दैट इज कोपिंग विद चेंज, इसको बोलते हैं कोपिंग विद चेंज। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से ही होगा। Business leaders are expected to cope up with rapid changes in the business environment. In order to decide the direction and nature of change, these leaders need to understand the aspirations of people and other environment forces through planning. यानी कहने का मतलब है, अगर आप क्या स्टडी कर रहे हो बिजनेस एनवायरनमेंट, तो आप जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उसको इजीली कोप अप कर पाओगे। किस डायरेक्शन में, किस नेचर में जा रहे हैं चेंजेस, उसको अडेप्ट कर पाओगे। लोगों की क्या एस्पिरेशंस हैं, ठीक है, उसको भी अडेप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर जगह ही चेंज आए, मल्टीपल जगह भी एक साथ चेंज आ सकता है। लोगों की एस्पिरेशन चेंज हो रही है, बिजनेस मॉडल चेंज हो रहे हैं, ऊपर से कोविड आ गया, बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हो रहे हैं, तभी अडेप्ट कर पाओगे व्हेन यू आर स्टडिंग दी और एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। समझ में आ रही है बात? टॉपिक प्रैक्टिकल है। एक सेकंड रुकना। हैदर, आवाज आ रही है? हाँ भाई। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहते? मैं तेरे से पूछ रहा था। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कॉन्टिन्यूस लर्निंग। अब मैंने पॉइंट तो लिखवाया कॉन्टिन्यूस लर्निंग, बट ये लर्निंग किसकी हो रही है? अगर बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करोगे तो लर्निंग किसकी हो रही है? कॉन्टिन्यूस लर्निंग बेटा मैनेजर की। वो मैनेजर जो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। और बेटा सीखना बंद तो जीतना बंद, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात? जिस दिन आपने लर्न करना लाइफ के अंदर रोक दिया, नया कुछ नया सीखना, हमेशा सीखते रहना, जब भी लर्निंग प्रोसेस आपका स्टॉप हो गया, तो आप समझ लो फिर पीछे होते चले जाओगे। बिजनेस एनवायरनमेंट को जो भी मैनेजर स्टडी करता है, वो हमेशा अप टू डेट रहता है, जो मार्केट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उससे उसकी कॉन्टिन्यूस क्या होती रहती है? लर्निंग होती रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना अपनी पर्सनालिटी के लिए भी ठीक है, ठीक है, कि आपके कॉन्टिन्यूस लर्निंग हो रही है। ये मैं मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। तो एनवायरनमेंट एनालिसिस सर्व्स एज अ ब्रॉड बेस एंड ongoing education for manager, किसके लिए? मैनेजर, as it keeps them with the touch of changing conditions, जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, यहां तक समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. वेरी गुड। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। हाँ भाई, पहला फर्स्ट एडवांटेज आप लोग बताओ मुझे, फर्स्ट एडवांटेज कौन सी है? बस नाम बताते रहो। First mover advantage. वेरी गुड। सेकंड, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। Signal. चैनल। वेरी गुड, सब बोलेंगे। वंश आप भी बोलोगे। उसके बाद थर्ड, Customer Customer focused. focused. कस्टमर वेरी गुड। कंपनी क्या बनती है? कस्टमर फोकस। कैसे बनती है कस्टमर फोकस? बिकॉज दे एनालाइज द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इन द मार्केट। ठीक है, चेंजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स। और किसमें हेल्प करता है? स्ट्रेटजी Formulation. फॉर्मुलेशन, दैट इज प्लानिंग। स्ट्रेटजी का मतलब प्लानिंग, ठीक है। चेंज को हम कोप कर सकते हैं, कोपिंग विद चेंज। और किसकी लर्निंग होती है? कॉन्टिन्यूस लर्निंग किसकी होती है? Manager. Manager. वेरी वेरी गुड, मैनेजर की कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है। समझ में आ रही है बातें? हार्ड नहीं है चैप्टर, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। बट हाँ, केस स्टडीज आती हैं इससे अच्छी खासी। हाँ भाई, अब जरा डायमेंशंस पे आ जाओ। देखो मैं क्या क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं जरा बताएंगे जो मैंने लिखा है ये? मैक्रो एनवायरनमेंट। General वेरी गुड। environment. हाँ, जनरल फोर्सेस, क्या बोलेंगे इसको? जनरल फोर्सेस, ठीक है। और इसको हम डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, कभी अगर केस स्टडी में पूछ लेता तो हमें पता ही नहीं होता। वैसे तो हमें पता है, केस पढ़ लेंगे हम, सारा सारा आंसर कर देंगे, बट वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें पता ही नहीं। हमें पता ही नहीं उसको डायमेंशंस भी बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो डायमेंशंस का मतलब यही पेस्टल मॉडल। एक सेकंड रुकना जरा।
हाँ भाई आवाज आ रही है? हाँ भाई। तो हाँ तो बेटा इसको मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, जनरल फोर्सेस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको? डायमेंशंस। तो एग्जाम्स में कभी कभार ऐसा जाता है कि आइडेंटिफाई दी डायमेंशंस यूज्ड अबव, ठीक है ना, ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपको पता होना चाहिए डायमेंशन का मतलब, ये पेस्टल मॉडल ही है। पेस्टल का मतलब वही पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ठीक है। तो हमें वही पढ़ना है, तो हम अपना पेस्टल फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले मैं इकोनॉमिक नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं कौन सा पढ़ाऊंगा आपको? पॉलिटिकल, ठीक है। पेस्टल के अकॉर्डिंग आपको याद रहेगा, आप स्किप नहीं करोगे, है ना। पी का मतलब बताओ, पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब ई, इकोनॉमिकल। वेरी गुड, इकोनॉमिक, ठीक है। उसके बाद एस का मतलब सोशल, सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी नहीं, सोशल 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 इकोनॉमी। उसके बाद टी का मतलब टेक्नोलॉजिकल, एल का मतलब लीगल। लॉजिकल। हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो पहले हमारे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। तो मैं जो जो चीज बता रहा हूं उसको माइंड में फीड कर लेना। उससे रिलेटेड केस स्टडी के अंदर कहीं भी आपको पॉइंट दिखे तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। समझ रहे हो बात को, है ना। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर्स कंसर्निंग और रिलेटेड टू द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर्स। अब आपको पता है हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो सेक्टर हैं, दो सेक्टर है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर हैं, एक है पब्लिक सेक्टर और एक है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर इज फुल्ली कंट्रोल्ड बाय द सरकार, दैट इज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो मेरी बात। प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास है। तो मैं कह रहा हूं जो भी कार्यक्रम किसकी वजह से हो रहा है बताओ भाई? पब्लिक अफेयर्स की वजह से। पब्लिक अफेयर्स का मतलब बेटा कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल का मतलब सरकार। कहीं भी केस स्टडी में अगर वर्ड भी यूज हो जाए ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट वर्ड यूज हो गया तो समझ लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट रिलेट करता है पब्लिक अफेयर्स से, सरकार के जितने भी काम काज है उनसे रिलेट, ठीक है ना। और उसका क्या इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसी कंट्री जो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। देखो नीचे लिख रखा है मैंने, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। बताओ भाई क्या मतलब इस बात का? हाँ, अरे एक तो आप लोग ना बिल्कुल बोलते नहीं हो। हाँ युवराज, दो ही बातें लिखी आपने, लिखा फॉर द पीपल ऑफ द कंट्री, बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। एक चीज रह गई, मैं भी नहीं चल रहा आज आगे, फिर मैं भी बैठा रहूंगा ऐसे। कम से कम युवराज ने बोला तो। युवराज बोल रहा है फॉर द पीपल, हैदर आया। हाँ ठीक है। फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, दैट इज जनता, जनता से, जनता के लिए और जनता को, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है जहां पे इलेक्शंस होते हैं और जो भी गवर्नमेंट है उसको पब्लिक मेजोरिटी से जिताती है, जहां पे पार्लियामेंट होती है, अपोजिशन पार्टी होती है, दोनों की बात सुनी जाती है, ठीक है ना। तो ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। मोनार्की नहीं है। मोनार्की मतलब जहाँ किंग्स वगैरह रूल करते हैं वो नहीं है ना। जहां पे जनता का शासन, शासन है, हाँ शासन है, ठीक है, यानी रूल ऑफ द पीपल, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, ठीक है। पता नहीं था आप लोगों को, बता दिया मैंने, ठीक है। पता होता तो बात करते। हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ ऐसी जगह जो सरकार के काम काज है, पब्लिक अफेयर्स हैं, ठीक है, वो सारा का सारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ढंग से सुनना, मैंने एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट को देखो। क्या? एक तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल के अंदर आएगा, ना कि लीगल के अंदर, ध्यान रखना। पॉलिटिकल नेचर, नेचर का मतलब नेचर एंड आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी मतलब क्या कंट्री के अंदर सिस्टम चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या चलता है इंडिया के अंदर,
डेमोक्रेसी, है ना। बहुत जगह मोनार्की चलता है, बहुत जगह कम्युनिज्म चलता है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। अगर कहीं पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे हमारे कंट्री के अंदर स्ट्रक्चर है कि 2 लेवल पे बनती है सरकार, एक सेंट्रल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे बनती है ना। तो इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप दे रखी है, वो भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट की कुछ बात करिए, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बेटा? गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अब एक गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई, बट क्या होता है हमारे यहाँ, ये सरकार चली गई तो दूसरी गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट ने इनकी पॉलिसीज हटा दी, नलीफाई कर दी, बिजनेस अफेक्ट होंगे, है ना। तो बेटे ये जो चल रहा है सिस्टम पॉलिटिक्स का, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का, ये बिजनेसेस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रोसेसेस, पार्टी सिस्टम, हमें पता है हमारे यहाँ पे पार्टी सिस्टम है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम है। जैसे यूएस के अंदर बाय पार्टी सिस्टम है, वहां सिर्फ 2 पार्टी हैं। यूएस के अंदर कितनी पार्टी हैं? 2। कौन कौन सी? डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, समझ रहे हो बात को। बट यहाँ पे तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, इससे रिलेटेड बात हो रही है, तो भी कौन सा ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इलेक्शन, देयर फंडिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो इंडिया कौन सा नेशन है? इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन वेयर इज द गवर्नमेंट प्लेज एन एक्टिव रोल इन द बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज पॉलिटिकल चेंजेस एक्सरसाइजेस अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस, ठीक है। तो जितने भी पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं बिजनेस के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब सरकार का मान लो ये डिसीजन था कि सरकार ये लॉ लेके आएगी, तो इससे क्या बिजनेसेस अफेक्ट होते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जो फार्मर वाला बिल है ना। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बिजनेसेस को बहुत अच्छी तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी फॉर द बिजनेसेस, और करते भी हैं बिजनेसेस को स्टडी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे चले। हाँ, पी के बाद आता है ई, पेस्टल में ई आएगा। एक सेकंड रुकना। ठीक है भाई। अब ई की बात करें तो ई तो सबको ही पता होना चाहिए, ठीक है। ई का मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। वाई मैं ये बोल रहा हूँ सबको पता होनी चाहिए? बिकॉज बेटा हमने 11th क्लास के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ी और 12th के अंदर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड इट इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। तो जितनी इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हो, ठीक है, वेदर आपने 11th में माइक्रो पढ़ी है या मैक्रो पढ़ रहे हो और साथ में इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये सारा का सारा यहीं पे सामने लिख रखा है मैंने, मर्ज करके पूरा। तो पूरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो देखो मैंने क्या लिख रखा है सामने, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब इकोनॉमिक पॉलिसीज मेजरली देखो 3 पॉलिसीज होती है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ते हो, आईईडी। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये आप मैक्रो में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ते हो? मैक्रो के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो जो 3 पॉलिसीज हैं ये इकोनॉमिक्स की तो है ना। एक सेकंड रुकना यार। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो तीनों पॉलिसी किसकी है? हमारी इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज हैं। तो तीनों जो पॉलिसीज हैं दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इससे अदर देन भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आएगा, मैंने उसको पूरे नीचे बुलेट पॉइंट्स में लिखवा रखा है, टेंशन नॉट, ठीक है। बट आओ जरा इसको समझते हैं। पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है बेटा? सरकार ने पॉलिसी बनाई हुई है, एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। पहले मैं इन नटशेल समझा दूं आपको। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब है कि वो पॉलिसी जो इंडस्ट्रीज को गवर्न करती है। इंडस्ट्रीज को गवर्न करने का मतलब कि इंडस्ट्रीज की फंक्शनिंग कैसे होगी, वो ये पॉलिसी बताती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह में अगर आपकी ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो जिससे कहीं ना कहीं गार्बेज वगैरह निकलता है, आपका प्रोडक्ट में से रेजिड्यू बचता है और आप उसको ऐसे डंप कर देते हो, तो वो नहीं कर सकते। आपको उस गार्बेज को, जो रेजिड्यू बच रहा है, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट प्लांट अपने यहाँ इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्न करती है इन इंडस्ट्रीज को। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक। तो अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में बात हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस अफेक्ट होंगे इससे, ध्यान रखना। सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज करेगी, बिजनेसेस अफेक्ट होंगे, ठीक है। जरूरी नहीं एक ही हो, जो भी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है उसका बिजनेस उससे अफेक्ट होगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ जाती है। लिखा गवर्नमेंट रेगुलेट द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी
मे टू सेटअप इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन इंडस्ट्रियल एरियाज ओनली। जैसे एक एग्जांपल मैंने दे रखा है, उसके अंदर लिखा है कि आप कोई फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हो तो सिर्फ कहाँ लगा सकते हो, इंडस्ट्रियल एरियाज में। रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लग सकती। हमने देखी कभी, लगती तो उनकी कंप्लेन हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि लॉ के अंदर लिखा है भाई, ठीक है। हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि हम जितनी भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज है कहाँ सेटअप कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, ठीक है। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है नहीं प्रोड्यूस करना, पर्टिकुलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट लिखा है उसके अंदर, आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन है। दैट इज इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी नहीं बताई तो यहीं से वर्चुअल चार्टे मारूंगा अभी। फिस्कल का मतलब बताओ, व्हाट डू मीन बाय फिस्कल? वर्चुअल चार्टे देखो दे रखे हैं इसमें चार्ट, इसमें थोड़ा इमोटिकॉन्स भी आने चाहिए चार्टे वाटे मारने वाले। फिस्कल का मतलब बता दो जल्दी से। अरीबा आपसे बात कर रहा हूं मैं, अरीबा, हैदर, युवराज। जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होता है। हाँ अरीबा, तो ये बोलो ना यार, बोलो ना, औरों को सुनाई देना यार। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं उनको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं भाई। जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, बेटा समथिंग विच इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट इनकम एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कोई भी चीज जो सरकार के इनकम और सरकार के खर्चों से रिलेटेड है उसको फिस्कल बोलते हैं। तो अब मैंने अगर ये लिख दिया फिस्कल पॉलिसी का मतलब है वो पॉलिसी जो सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम को गवर्न करती है। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या? बेटा सरकार की मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। सरकार जो हम पे टैक्स लगाती है वो सरकार का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, ठीक। तो सरकार की जो टैक्सेशन पॉलिसी जिसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आते हैं। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं पता है जिसके अंदर इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द सेम पर्सन, जिस पे लगता है वही पे करेगा। अरे याद है, सब भूल गए? इनडायरेक्ट टैक्स वो Yeah. हाँ भाई। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट बोथ फॉल ऑन द डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोगों पे लगता है। टैक्स लग किस पर आए, पे कोई और कर रहा है, ऐसे टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, है ना। तो बेटा ये जो पॉलिसीज है सरकार की इनकम से रिलेटेड और सरकार के खर्चे से रिलेटेड, इसको फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इससे रिलेटेड अगर कहीं बात हो रही है वो भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है हमारा। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, जो जो चीज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं दैट इज अवर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड इट अफेक्ट्स द बिजनेसेस एट अ लार्ज लेवल। सुन रहे हो? क्योंकि जब केस स्टडी कराऊंगा ना तब ये सब चीज अप्लाई होंगी वहां पे। मॉनेटरी पॉलिसी और बता दो, बताओ भाई, जाओ मॉनेटरी पॉलिसी बताओ फिर जी लो अपनी जिंदगी। अरे चलो ये बता दो किसके कंट्रोल में है? लो इतना बता दो बस मुझे। आरबीआई। वेरी गुड। मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। उसके अंदर भी दो मेजर्स बताए हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। भूल गए क्या? सब पढ़ा रखा है यार। बैंक रेट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। सीआरआर, एसएलआर, आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कराए हैं। इसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में क्या कंट्रोल करती है? Supply of money. वेरी गुड। और सप्लाई ऑफ मनी के थ्रू क्या कंट्रोल करती है? इन्फ्लेशन एंड, इन्फ्लेशन। हाँ वेरी गुड, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। तो अगर इससे रिलेटेड बात हो रही है ना तो भी बेटा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। व्हाई इट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? बिकॉज बेटा इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड है। तो मॉनेटरी एस्पेक्ट जहां जाते हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेट कर जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बातें अलग से भी थोड़ी बता दूंगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ क्या क्या आता है। फोन नहीं है ये, ऑफ है, ठीक है। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का नेचर कैसा है? इकोनॉमिक सिस्टम जो हमारे कंट्री के अंदर पूरी इकोनॉमी है इसका सिस्टम कैसा है? इसके अंदर प्रॉपर्टी राइट्स कैसे हैं? प्रॉपर्टी राइट्स, पब्लिक सेक्टर का कैसा रोल है, एक्टिव रोल है या पैसिव रोल है, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। अच्छा, स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ द इकोनॉमी। स्ट्रक्चरल एनाटॉमी का मतलब होता है अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको आईईडी के अंदर कि बेटा ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के अंदर कितना कितना लेबर एम्प्लॉयड है, ठीक है। नेशनल इनकम क्या है हमारी इकोनॉमी की, हमारी जो ट्रेड है, ठीक है, वो कौन कौन से सेक्टर से ज्यादा होती है, कॉम्पोजिशन ऑफ ट्रेड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी, ये सब किस में आता है? इकोनॉमिक्स में। अब थोड़ी सी आईडी डाल रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, समझ में आ गई बात। इवन स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बात हो रही होगी ना, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है? स्टॉक मार्केट ही होता है। शेयर मार्केट बोलो, स्टॉक मार्केट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। वो और उसका रेट ऑफ ग्रोथ भी इसके अंदर आएगा। तो यानी अगर मुझे बताओ कहीं पे
सेंसेक्स और निफ्टी 50 से रिलेटेड बात हो रही है, वो किससे रिलेट करेगा? वो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेट करेगा, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसिटिविटी इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स, है ना, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिविटी इंडेक्स है दैट इज निफ्टी 50, उसको बोलते हैं निफ्टी 50, उससे रिलेट अगर कर रहा है तो भी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट जो कर रहा है वो भी हमारी कौन सी पॉलिसी, कौन से एनवायरनमेंट में आएगा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। इवन हमारे कंट्री के इकोनॉमिक इंडाइसेस, GNP, GDP, पर कैपिटा इनकम, रेट ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। इवन हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वहां पढ़ोगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो चीज आती हैं जो बिजनेसेस को सपोर्ट करती हैं, लाइक कम्युनिकेशन, रोड्स, पावर सप्लाई, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब के सब किस में आता है? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो ये सारे भी किसका पार्ट है? हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का। अरे समझ रहे हो, सुन रहे हो बातें? गला दर्द हो गया मेरा, हाँ भाई। ठीक है। 2 एनवायरनमेंट करा दिए, डेफिनेशन करा दी, फीचर्स करा दिए, इंपॉर्टेंस करा दी, और मैंने 2 एनवायरनमेंट करा दिए, सिर्फ 3 एनवायरनमेंट रह गए, चैप्टर खत्म। पहले मैंने आपको बताया था इसके अंदर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी थी सिलेबस के अंदर, अब सिलेबस में नहीं है, हटा दी, तो पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी होती नहीं होती कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें वो कहाँ पढ़नी है, हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर वैसे पढ़नी है, ठीक है। तो है या नहीं, फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. हाँ, तो 10-15 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ IED का चैप्टर, ठीक है ना। चलो बाय, दैट्स ऑल फॉर टुडे।